हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करते हैं यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अप्रैल 5वां हफ्ता 30 अप्रैल है 2020 की। तो अभी तक जो लास्ट वीक से अभी तक जो इंपॉर्टेंट जो खबरें हमें जाननी चाहिए प्री के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। हम हर हफ्ते यहाँ पर करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डेली, हर रोज एक सब्जेक्ट है हमारे पास। तो दोस्तों, ये टॉपिक है आज के फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू। बहुत ही जैसे न्यूज़ में रहा, चर्चा में बहुत बच्चे पूछ रहे थे, ये था क्या, मेरे को लगा डिस्कस भी कर लूंगा। फूड सब्सिडी बिल के बारे में बात है। प्राइवेट बिजनेसेस को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया, क्या ये सही है गलत है। देन एमसीएक्स में भी क्राइसिस रहा, जैसे अब हमने बात की थी कि ऑयल क्राइसिस दुनिया भर में हिट किया, तो इंडिया में भी क्रूड के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, तो उसमें क्या क्राइसिस आ गया। एंड देन आरबीआई ने, जैसे अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू के बाद आरबीआई ने भी एक स्पेशल एक लिक्विडिटी फैसिलिटी चला दी म्यूचुअल फंड्स की। अच्छी है बुरी है, सब इसके बारे में बात भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसके पहले आपको बता दें, अगेन न्यूज़ है हमारे पास क्या कि हम अब सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी अवेलेबल आपके पास है। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन अगर आप पूछें, डेफिनेटली ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन रिकमेंडेशन अगर आप पूछें, रिकमेंडेशन हमेशा हमारी क्या होती है कि पूरा का पूरा क्रैश अगर आप उसको एनरोल करते हैं तो उसी में ही भलाई रहती है, उसी में ही सब कुछ। आप कंटेंट जो हमने एक से एक बढ़िया कंटेंट, क्वेश्चन सब कुछ तैयार किए हैं, उनके सॉल्यूशंस उनको देखिए। एंड विजय श्री है ना, जीती है एग्जाम में जाके। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहली खबर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से जुड़ी हुई। आपको पता है बहुत ही एक बड़ी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एंड भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी एफटी में ही की जाती है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने। तो इसके बहुत कुछ जो 6 बहुत ही पॉपुलर जो डेट स्कीम्स थी, डेट स्कीम्स का मतलब है जहां पर ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जो कि आगे फर्दर जो कि डेट बॉन्ड्स, जैसे जो बॉन्ड्स हैं या कमर्शियल पेपर्स हैं, ऐसी चीज़ों में जहां पर डेट इन्वॉल्व है। तो वहां जो 6 ऐसी जगहों पर 6 ऐसे जो फंड्स थे इनके, उनको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया कि बस अब हम इसको बंद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोरोना के चलते जो चलते अभी बहुत जो प्रेशर था इन पर कि रिडेम्पशन का प्रेशर, कि आप अपना पैसा, जो बहुत से लोग भी मांग रहे हैं पैसा कि हमें चाहिए पैसा, तो रिडेम्पशन नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपना ये फंड बंद करके पैसा इकट्ठे करने की थोड़ी ट्राई कर रहे हैं कि जो कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां पे वापस पैसा जो बेचेंगे उसको, एंड देन लोगों का पैसा वापस करेंगे। एंड तो अब ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा कि और उस पर आगे फर्दर जो दबाव आने वाला है पैसों का, उसके कारण जरूरी था कि इसको फंड को बंद ही कर दिया जाए, ताकि यहीं पर ही जो इसकी वैल्यू को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कुछ निकल जाए एंड लोगों को फायदा मिले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, हमारे देश में जितने भी जो क्रेडिट से जुड़े हुए रिस्क से, क्रेडिट रिस्क से जुड़े हुए जो एसेट्स हैं, उसकी आधी मार्केट को केटर करता है। अगर इतनी बड़ी कंपनी कह रही है कि हमारे पास अगर पैसा चुकाने के लिए अभी जो पैसे अवेलेबल नहीं है, हमें अपने फंड्स बंद करने पड़ेंगे और उनसे पैसा चुकाएंगे, तो काफ़ी ये चिंता की बात हो जाती है। एंड ये रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनमें बहुत ही ये खासी फेमस होती है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। एंड देन उसके बाद अभी यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया जो कंपनी की तरफ से कि जो एनएवीज हैं, जो नेट एसेट वैल्यू होती है जो किसी म्यूचुअल फंड की, तो किस एनएवी पर पैसा मिलेगा। जो अगर आप इन्वेस्टर हैं, फंड बंद हो गया, तो किस एनएवी पर आपको पैसा वापस आएगा। जैसे शेयर प्राइस की जैसी होता है ना एनएवी म्यूचुअल फंड्स में। एंड देन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जो एक और बात क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस शैटर करेगा बहुत सारे लोगों का कि जब भी कभी क्राइसिस आएगा, क्राइसिस में जब आपको पैसा, जब आपको सच में इन्वेस्टमेंट आपको बचाए, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां सबसे पहले डर जाती हैं, भाग जाती हैं। एंड ये सब कुछ, ये जो सिस्टम पे जो क्राइसिस की, क्या कोई बचाने वाला नहीं है, आरबीआई ने कुछ नहीं किया, तो ये सिस्टम पे क्राइसिस बहुत बड़ी एक चीज है जो हमें जो देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। जैसे कि आप देखते हैं ना, मिस सेलिंग होती है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है, बेचा कुछ और जाता है, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है उससे, तो विश्वास खत्म हो जाता है उससे, सिस्टम, पूरा सिस्टम उसको फिर जो झेलता है, तो उसका भी क्राइसिस यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या सिर्फ कोविड है सिर्फ ब्लेम करने के लिए कि सिर्फ कोरोना आ गया तो एकदम से सडनली दुकान बंद करनी पड़ी? तो ऐसा है कि देखो, पहली बात तो कि ना, ये जो हमारा जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो फंड है, वो लोअर रेटेड बॉन्ड्स में ही पैसा लगाता है, ठीक है, वहीं पे पैसा लगाता ज़्यादा। एंड जो लोअर रेटिंग वाले बॉन्ड्स होंगे, जब भी क्राइसिस आएगा तो इनकी मार्केट एकदम से गायब हो जाएगी, इलिक्विडिटी का शिकार हो जाते हैं ये, ठीक है, लिक्विड नहीं रहते बिल्कुल भी। एंड अब जो लोगों को कैसे बेचा जाता है, लेकिन लोगों को तो ये बोल के नहीं बेचा जाता कि ना कि लोअर रेटिंग वाले बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं हम, उनको बोलते हैं कि सर ये ऐसे वाले बॉन्ड्स हैं जिन पे आपको अच्छी खासी यील्ड मिलेगी, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तो एक तरह से मिस सेलिंग करके लोगों को अपना ये शिकार भी बनाने की जो अटेम्प्ट है, इस पर भी देखो अब ये, और जो हायर यील्ड तो है डेफिनेटली कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी पैसा लगाएंगे जो कि
रिस्क की बहुत रिस्की कंपनी है, तो डेफिनेटली रिस्की कंपनी में तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम पैसा डूब भी सकता है हमारा। तो लेकिन अब जो सेबी की बात करें तो सेबी ने भी ऐसे, अगर हम बात करें, थोड़ा सा पैसिवली यहाँ पर रोल निभाया है। सेबी ने भी कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिखाई, क्योंकि सेबी में भी जो ऐसे अखबारों में जो आर्टिकल्स हमें जो मिलते हैं उसमें बताते हैं कि पिछले 3 सालों में डेट फंड्स के ऐसे बहुत से क्राइसिस हो चुके हैं, एंड जहां पर जो सेबी की जो अभी कैटेगराइजेशन है जो डेट फंड, जो म्यूचुअल फंड्स की, वो ड्यूरेशन रिस्क के हिसाब से होती है। ठीक है, ड्यूरेशन की कितने लॉन्गर टाइम पीरियड हॉराइजन के हिसाब से जो पैसा लगाया हुआ है एक म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में आगे जो वेरियस जो डेट्स में, तो उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है। तो इससे पता नहीं चलता हमें कि कौन सा फंड है जिसमें जो अच्छे रेटिंग के फंड्स हैं, कौन से वाले म्यूचुअल फंड में जो खराब घटिया रेटिंग के जो कुछ वहाँ पर बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तो इसी कारण से जो रिस्क है वो कस्टमर को जो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। अगर जो कंपनी वाला अगर बहुत खुद से ही मोटिवेटेड है वो बता देगा, लेकिन अगर सेबी भी मैंडेट कर दे इसको कि ऐसा होना ही जरूरी है कि आप बताएंगे कि क्या कौन सी जगह पे हमारा रिस्की जो फंड्स लगाए हैं कि नहीं, उसके हिसाब से तो काफी अच्छा काम हो सकता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, सेबी अपनी कैटेगराइजेशन रूल्स को दोबारा रिविजिट करे। मिस लेबलिंग और मिस सेलिंग कहीं भी होती पाई गई कि आप ये क्रेडिट जो यील्ड के बारे में बात करते हैं, यील्ड क्यों आती है, क्योंकि बहुत रिस्की जगहों पे पैसा लगाया हुआ है, तो इसलिए बताएं। एंड देन उसके बाद अगर हम डेट फंड को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इनके लिए अलग अलग कर दें कि रिटेल को हमने एक पर्टिकुलर रिस्क से ऊपर बेचना ही नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इसी कारण से अगर बड़ा पैसा किसी ने लगाना है जिसके पास नॉलेज है, इसके बाद रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है, वो इंस्टीट्यूशनल अलग पैसा लगाए। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो अटेंशन जो बहुत ज़रूरी है देनी किस पर, जो अभी जैसे जो बहुत सारे जैसे जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लिक्विडिटी गायब हो गई है ना, हमने बात की थी, तो उसके अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आज इस जो लेक्चर के अंत में जो लास्ट टॉपिक है, तो वहां पर उसको भी वैसे टैकल करने के लिए TLTROs है ना, जो लॉन्ग टर्म हमारे रेपो ऑपरेशंस जो टारगेटेड है, उसकी बात भी आरबीआई ने की है, तो वो भी लेकर आ रहा है आरबीआई, ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ी कम हो जाए। एंड देन आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो जो हमने बात करेंगे अंत में, वो भी जो उसको भी एक म्यूचुअल फंड के जो स्पेसिफिकली लगा दी है, लेकिन उसको हमने बार बार अपने वीडियोस में बात भी की है कि उसको कॉर्पोरेट एनबीएफसी बॉन्ड्स एक्सेट्रा के लिए भी अब चलाना चाहिए, क्योंकि एनबीएफसी बहुत ज़्यादा लोगों को जो प्रभावित करती हैं, एंड उनके बाद एनबीएफसी के आगे जो आगे क्रेडिट जाता है, बहुत सारी कंपनियां एमएसएमईज उन पर डिपेंडेंट रहती हैं, तो इसलिए उनकी बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी हो गया अब, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ओके, फूड सब्सिडी, क्विक टॉपिक फटाफट देखते हैं। अभी आपको पता है कि सरकार ने बोला था कि हम जो कि बहुत से लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत से लोगों को खाना और एक्स्ट्रा देंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो खाना जा ही रहा है, उसके सिवा एक्स्ट्रा, तो उसके कारण चिंता हो रही है कि राइजिंग फूड सब्सिडी बिल उसको कैसे सरकार पूरा करेगी। सरकार अभी 2 लाख करोड़ के आसपास तो खर्च कर देगी अभी आने वाले दिनों में, उसके बाद आगे वाले दिनों में जो प्रोक्योरमेंट करनी है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज की कॉस्ट है, उसके बाद जो आगे सरकार इशू प्राइस, जो अब सरकार क्या करती है कि जैसे अब सरकार एफसीआई में जो किसानों से अपना जो अनाज लेकर आगे स्टेट्स को देती है। स्टेट्स ने बहुत सारी चीज़ों में जो लगाना होता है अनाज, मिड डे मील स्कीम में लगाना होता है ना, एनएफएसए में बांटना होता है, तो सरकार उनको एक इशू प्राइस पे आगे उनको देती है। तो जो लेकिन जो सरकार जो किसानों को प्राइस देती है और जो खुद रिकवर करती है स्टेट से, उसमें डिफरेंस रह जाता है, उसको फूड सब्सिडी कहते हैं। तो वो फूड सब्सिडी का बिल और 2 लाख करोड़ रुपए जो भी एक्स्ट्रा खर्च हो गए, ये वाला बिल की चिंता सरकार को सता रही है दोस्तों। एंड देन इसीलिए अभी जो 36 के आसपास जो हमारी जितनी स्टेट्स यूटीज मिलाकर 4 मिलियन टन अभी अनाज जा चुका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, और अभी जस्ट शुरू हुई है, 1 महीना हुआ है। एंड देन उसके बाद देखें अगर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिड डे मील स्कीम है, उसमें 50 से 60 मिलियन टन खाना इस साल जो अनाज इस साल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार की चिंता बहुत वाजिब भी है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकारें इन्हीं दिनों के लिए इतना बफर स्टॉक वगैरह बनाती हैं, तो इसलिए जरूरी भी है कि सरकार अकॉर्डिंगली ही काम करे, प्रायोरिटीज को सही रखे अपने, ठीक है। तो इसलिए इमीडिएट कंसर्न क्या है दोस्तों कि बहुत से जो माइग्रेंट्स हैं, वो माइग्रेंट्स मिलियंस की तादाद में हमारे देश में वो वापस अपनी स्टेट्स में जा रहे हैं, तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है वहां पर दोस्तों, एंड राशन कार्ड नहीं है तो बहुत चिंता हो जाएगी, अनाज नहीं मिलेगा। एंड देन इसी के कारण अब यहाँ पे एक और बात भी है कि बहुत से लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अभी नहीं आते थे, लेकिन कोरोना के चलते जॉब चली गई एक्सेट्रा, तो अब उनको बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी नहीं आते, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उसको शायद रीडिफाइन भी करना पड़े हमें एनएफएसए को। ओके, अब वे आउट है, बिल्कुल सरल सी चीजें हैं, बिल्कुल हमारे सामने ही है कि देखो जो सेंटर को क्या करे, सेंटर और ज्यादा फूड ग्रेन्स इशू करे स्टेट्स को, एंड उसके बाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट करे, इशू प्राइस पे ना करे, क्योंकि स्टेट्स की अदरवाइज फिस्कल बर्डन, क्योंकि देखो स्टेट्स की कलेक्शन जो जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा जब, तो जो जीएसटी कलेक्ट होकर जो स्टेट्स को बढ़ता है वो भी अभी बहुत कम हो गया है, तो ठीक है डेफिनेटली सेंटर पे बर्डन आएगा, लेकिन स्टेट्स के पास तो ऑलरेडी बहुत ही फिस्कल स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। एंड देन उसके बाद अगर देखें स्टेट्स और एनजीओज
जो बहुत ही इनको कम्युनिटी किचन्स लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि बाहर हैं, एमबेड के एनएफएसए में नहीं आते, अभी राशन कार्ड नहीं है, तो कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश करवानी पड़ेंगी और खुद भी करनी पड़ेंगी। एंड देन उसके बाद अगर हम देखो दोस्तों, अगर हम अनाज हम मुफ्त में बांटते हैं तो हमारी उससे क्या होता है, हमारी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। हम बहुत सा पैसा देते हैं, किसान भी बहुत से जो रखते हैं अनाज को गोदाम में, तो उन गोदाम में बहुत पैसा देना पड़ता है, स्टोरेज कॉस्ट वो भी बचेगी, पहली बात तो। एंड देन अभी जैसे अभी शायद अगर आप अखबार कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो इस बार बम्पर क्रॉप हुई है, जितनी लास्ट टाइम क्रॉप हुई थी उससे कहीं ज्यादा क्रॉप होने की उम्मीद है। ओडिशा, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो उसके लिए भी हमें जगह चाहिए, तो गोदाम हमारे खाली भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम अपनी प्रोक्योरमेंट को, ये बहुत सारी कमेटीज आई हैं उसको बोल चुकी हैं कि डिसेंट्रलाइज करते हैं हमारे प्रोक्योरमेंट को, स्टोर करने को, तो उससे सरकार की वैसे ही कॉस्ट और हासिल कम हो जाती है। तो यहाँ से खाना वहाँ ले जाना, वहाँ से अनाज यहाँ ले जाना, तो उससे हम बच भी सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो स्टेट्स हैं जो माइग्रेंट्स रिसीव करेंगे, पर्टिकुलर जैसे बिहार है, कुछ इलाके हैं यूपी के, एंड पूरा देश ही वैसे माइग्रेंट्स जो रिसीव करेंगे हम, तो वहाँ पर अब जरूरी है कि किचन्स और मनरेगा के कामों को बढ़ाया जाए, एंड ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही तो बढ़ाया जाए, ताकि उनकी इनकम का लॉस भी ना हो और खाना भी मिलता रहे, ठीक है। तो यही टाइम है, अगेन आई रिपीट, क्योंकि कल आप भी भावी अफसर बनेंगे, तो आप ताकि अपनी प्रायोरिटीज को सही रखें, कि जरूरी है कि इस वक्त जब क्राइसिस के वक्त के लिए ही सारी तैयारी होती है, बफर स्टॉक जो मेंटेन रखते हैं सब कुछ, ताकि इस वक्त हम लोगों को खाना खिला सकें। तो अभी वही क्राइसिस है, तो जरूरी है कि सरकार अपनी जो ड्यूटी कर्म को निभाए। ओके, देन दोस्तों प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं और सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखो जो बात हो रही है, लेबर मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली ईपीएफ और ईएसआईसी जो हमारे इंश्योरेंस रहती है, तो उसका डेटा निकाला और बोला कि जो लेबर मिनिस्ट्री कह रही है कि हम इसमें देखेंगे कि कौन सी जो संस्था ने लोगों को फायर कर दिया, निकाल दिया। अगर आपने निकाला हुआ तो हम ये डेटा पीएमओ के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा देखें तो उसको ऐसा लग रहा है कि सरकार थोड़ा धमकी टाइप सी दे रही है कि आपने निकाला अगर लोगों को तो हम पीएमओ को बता देंगे, ठीक है। तो ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या और क्या बात हो रही है। तो और भी जैसे स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक सरकार ने कहा कि आप ले ऑफ नहीं करेंगे अभी और अपने वर्कर्स को पेड लीव देंगे, ठीक है, पेड लीव, अगर आप चाहे काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उन्होंने तो जो पूरा एक ऑर्डर जारी कर दिया कि अपने वर्कर्स को 100% पूरी की पूरी तनख्वाह देनी है, चाहे सरकार खुद नहीं दे रही, चाहे सरकार डीए एक्सेट्रा काट रही है, लेकिन कंपनीज को बोला गया कि आप पूरा देंगे, ठीक है। तो इसी के खिलाफ बहुत से जो छोटे जैसे जो कारोबार हैं एंड उनके जो व्यापारी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते, हमारा बिजनेस बहुत ही छोटा होता है, सेविंग्स बहुत लिमिटेड होती है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि इसकी स्टेट्स हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ये तो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे रिपोर्ट्स भी देखते हैं, कुछ एसबीआई का एनालिसिस है जो पब्लिश हुआ, उसमें बताया गया कि बहुत सारे जो इनफॉर्मल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो अभी क्या है, अब काफ़ी ज़्यादा उनमें से उनको जो उनकी तनख्वाहें इफेक्ट हो जाएंगी, उनकी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, 4 लाख करोड़ रुपए का इनकम लॉस होने वाला आने वाले टाइम में। और वो कह रहे हैं कि अभी वर्किंग कैपिटल जो हमें जो डे टू डे एक्टिविटी में जो कैपिटल चाहिए होता है, तो वो वाला कैपिटल का भी स्ट्रेस है। अभी कंपनीज के पास वर्किंग कैपिटल खत्म होना शुरू हो गया है। जो सेल इतनी बड़ी पीएसयू हमारे देश के दोस्तों, सेल ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट में कहा कि हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच है, क्योंकि हमने जो बहुत सारा आगे पैसा दिया हुआ था, जो हमारी जो इन्वेंट्री जो हमने सामान बनाया हुआ बिका नहीं, तो हमारा बहुत सारा पैसा अटका हुआ है, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है अभी, और कुछ हमें एम्प्लॉयज को पे करना है या फिर और सामान प्रोक्योर करना है, तो दिक्कत है। एंड देन ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, उसने भी कहा कि हम कहते कई तो एमएसएमईज हमारे पास ऐसी हैं कि आप तनख्वाह देना छोड़िए, वो तो अपने बिजली का बिल भी नहीं भरने के काबिल इस वक्त। तो इसलिए सरकार को क्या बोल रहे हैं कि अभी ओवरऑल अगर सरकार को, इसलिए और भी बहुत से लोग हैं जैसे 90% के आसपास हमारे देश में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो क्या है कि वो अपने अकाउंट की सिर्फ एक कंपनी की फर्म है, खुद ही दुकान चलाते हैं, खुद ही सामान खरीदते हैं, खुद ही आगे बेचते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमारे पास तो बैंक फैसिलिटीज भी नहीं है। अगर हमने अपने जैसे दुकान पे अगर हम देखें कोई हमने छोटू रखा हुआ कुछ उसको पे करना है, कोई जो ना उसको क्या बोलते हैं हम, क्या ओवरऑल देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय, तो उनको पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करें, हमें तो बैंक से हमें तो लोन भी नहीं मिलता, बैंक से हमें एक्सेस जो फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, उनके बारे में उनका तो कोई एसोसिएशन टाइप भी ऐसे बड़ी लेवल पे नहीं होती। तो इसलिए सभी कंसर्न्स हैं, अखबारों में रिपोर्ट्स इनकी आ रही हैं। तो इसलिए अब क्या किया जा सकता है, तो सरकार अभी जो बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं उनके लिए कुछ पैकेज लेके आ सकती है, सरकार कर रही है और सरकार, लेकिन अब जो जैसे अब टारगेटेड पैकेज लेकर आए, ठीक है, कि जो एमएसएमईज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, एंड देन उसके बाद अगर जो कहीं किसी की अगर कोई जो वेंडर पेमेंट अगर जो पेंडिंग है किसी सरकार की तरफ
तरफ से, ये टैक्स का रिफंड पेंडिंग है, सरकार जल्दी से जल्दी करे। सरकार ने आईटी रिफंड्स बहुत जल्दी चलाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन और भी तरह के रिफंड्स रहते हैं, सरकार उनको भी तेजी से चलाए, ठीक है। एंड देन जो एमएसएमई को लोन्स पर जो इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम, देखो आपको पता होगा ना, शायद अभी सरकार ने कहा था कि हम आपको, अगर आपने किस्त भरनी है तो किस्त भरने में आपको 3 महीने की छूट है, लेकिन दोस्तों उसमें आपको पता ही होगा कि 3 महीने की छूट नहीं है, वो सिर्फ 3 महीने अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको 3 महीने आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं होती, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाला था कि अगर आपके पास 15 साल का लोन है एंड 15 साल का लोन है और अगर आप 3 महीना पे नहीं करते तो आपको 8 महीना की और किस्तें देनी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म में, आपका लोन अप्रोक्सीमेटली 15 साल 8 महीने का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम नहीं था, मॉरेटोरियम था बस। तो वो सर क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम दीजिए कि 3 महीने अगर हम नहीं देंगे पैसा तो वो 3 महीने की किस्तें बस 3 महीने आगे हो जाए, ना कि 8 या 11 महीने, ओके। देन दोस्तों वेज सब्सिडी की बात की गई कि जो बहुत से ऐसे जो जिनको बात कर रहे हैं कि हमें अगर बहुत सारी, जैसे ना ईयू में, यूएस में, कनाडा में ऐसा हुआ कि बहुत सी कंपनीज को सरकार पैसा दे रही है कि आगे आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते रहो, तो उसको वेज सब्सिडी का नाम दिया कि सरकार इंडस्ट्रीज को पैसा दे सकती है, इंडस्ट्रीज को बोले कि आगे इंश्योर कीजिए आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते रहें, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे जो अपनी, और यूटिलिटी बिल्स हैं, लेट्स से अगर बिजली का बिल एटसेट्रा, उसमें सरकार जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है उसमें वेव ऑफ कर सकते हैं, तो इस कारण से वर्किंग कैपिटल की दिक्कत भी कम हो सकती है एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा इकोनॉमी भी वापस रिवाइव करने में मौका मिल सकता है, ओके। देन दोस्तों क्रूड के फ्यूचर्स की बात करें, हमारे देश में भी एमसीएक्स है जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां पर भी वही जो क्राइसिस हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि क्राइसिस एकदम जो WTI में जो हमने देखा था, जो वहां पर नेगेटिव हो गया सब कुछ, हमारे फ्यूचर्स का जो दाम था वहां पर -$40 के आसपास पहुंच गया था, वही सेम इंपैक्ट देखने को मिला हमें हमारे देश में भी बिल्कुल सेम दिन ही कि हमारा जो पर बैरल यहाँ पर जो डिलीवरी थी वो 2884 रुपये नेगेटिव पे बंद हुई एंड उसके कारण बहुत सारे लोगों ने जिनकी बाय पोजीशन थी उनको लॉसेज हुए। ऐसे कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए एक दिन में ही गायब हो गए ट्रेडर्स के। एंड देन उसके बाद लेकिन इसके ना कुछ कंसर्न्स है, यहाँ पर बहुत बड़े कंसर्न्स हैं कि वो अगर हुआ तो हुआ कि ना फैसिलिटी नहीं है कहीं स्टोर करने की, क्या करें, तो लेकिन इसको बचाया जा सकता था दोस्तों। जब वो यूएस में हो रहा था उसके बाद इंडिया में जो कुछ हमें टाइम मिला था हमें रिएक्ट करने का, हम बच सकते थे दोस्तों। कैसे, देखो सेबी ने फिलहाल अभी, जैसे आपको पता है कोरोना के चलते जो ट्रेडिंग का टाइम है कमोडिटी फ्यूचर्स का वो 11:30 बजे रात को मार्केट बंद होती है, अभी 5 बजे बंद हो जाती है मार्केट, क्योंकि कोरोना के चलते वहां पर वो चाहते हैं कि एक्टिविटी ज्यादा ना हो। तो इसी कारण अभी इसको अगर हम एक्सटेंड करते एक स्पेशल केस बनाकर कि अभी नेगेटिव प्राइसेस आ रही हैं, बहुत घाटा होने वाला है, तो आप इसको रोकिए, मार्केट का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए जो सिस्टम की दिखाता है ये इनएबिलिटी की, सिस्टम फटाफट से रिएक्ट नहीं कर पाता कि बहुत से लॉसेज जो कि बिल्कुल प्रिवेंटेबल लॉसेज हैं उनको ही हम बचा नहीं पाते। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे जो कमोडिटी प्राइसेस की जो डेरिवेटिव मार्केट है या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाते हैं, उसमें नेगेटिव प्राइसेस का प्रोविजन ही नहीं है। वो नेगेटिव प्राइसेस का प्रोविजन भी तो होना चाहिए, वो प्रोविजन ही नहीं है। तो ऑन द स्पॉट वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट इनके पास थे वो मल्टीप्लाई होते गए, क्योंकि आपको पता है कि जो आगे मार्जिन से जो प्ले करते हैं कि आप 1 रुपया अगर आपने लगाया तो उससे आप 10 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली मार्जिन के कारण उनके लॉस मैग्नीफाई भी हो गए, ओके। अब यहाँ पर कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे जो बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए कि कुछ जो हमें आगे, ताकि हमें ऐसे लॉसेज ना हो, क्या कर सकते हैं। जो क्रूड है जब वो जीरो या नेगेटिव की तरफ जा रहा है अगर हम देखें तो उसके लिए पर्टिकुलर हमको टाइम मिलता है कि जो WTI जब यूएस में ट्रेड होता है, जब वो NYMEX में ट्रेड होता है, तो इंडिया में जब वो ट्रेड रिफ्लेक्ट होता है, या फिर जो अप्रैल 20 की अगर हम बात करें जब वो हुआ तो इंडिया को मौका था वहां पर रिएक्ट करने का। तो हमें पर्टिकुलरली जब क्लोजिंग पोजिशन आ रही हैं, जब अप्रैल 20 आ रहा है तो उसके आसपास हम थोड़ा और एक्टिवली हम वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हमने पूरा करना है अभी, जिनके कारण घाटा हुआ, तो उनके साथ हम थोड़ा जो नेक टू नेक चलें, उनके साथ थोड़ा अब्रेस्ट रहें, देखें कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स पे उसका क्या असर होने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम पहले से तैयारी कर सकते हैं एंड घाटा से बचा सकते हैं, ओके। देन एमसीएक्स अपने मेंबर्स को वार्न कर सकता है कि अपनी पोजीशंस को पहले ही एडवांस में बंद कर दीजिए कि आप 20 तारीख की वेट क्यों कर रहे हैं, कि आपको पता है कि स्टोरेज स्पेस है ही नहीं जब, तो कहां रखेंगे आप। एंड देन उसके बाद अगर आप करें यहाँ बात कि ओवरऑल अगर जो अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा में जो हमारे बिड्स को नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकती अभी, उसको नेगेटिव दिशा में डालने की बात भी हो सकती है, ताकि कम से कम प्राइस डिस्कवरी तो हमारी एक्यूरेटली होते रहे। अभी जीरो पे जाकर रुक जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर में ही कभी सोची नहीं गई थी दोस्तों, कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए अभी, लेकिन जब यूएस में हो रहा था तो हम यहाँ पे तेजी से बदल सकते थे, ओके।
देन दोस्तों यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए लेकर आए। आरबीआई ने कहा कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में जो इशू हुआ, फियास्को हुआ, उसके बाद जरूरी है कि कोई रेस्क्यू पैकेज लेके आया जाए। हमारी पूरी जो डेट फंड से जुड़े हुए जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ बात करें कुछ। एंड देन स्कीम में सिंपली यही है कि बैंक्स को कहा गया, जैसे ना सब चीजें बैंक्स को कही जाती हैं दोस्तों, बैंक्स को कहा गया कि आप आइए पैसा लीजिए, ठीक है, और अब आप आके यहाँ पे जो इसको जो स्पेशल लिक्विडिटी फंड फॉर म्यूचुअल फंड्स कहा गया, स्पेशल लिक्विडिटी जो विंडो बनाई गई है, ठीक है, तो फॉर म्यूचुअल फंड्स आरबीआई ने कहा कि हम रेपो ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, और उसमें आप आइए, आप ये ऑन टैप रहेगा दोस्तों। ऑन टैप मतलब जो जितनी रिक्वेस्ट करेगा उसको अकॉर्डिंगली पैसा मिल जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई कहता है हमने साइड में रख लिए, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे जैसे किसी ऐसे म्यूचुअल फंड ने जहां पे किसी डेट में पैसा लगाया हो, किसी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर, यहां पैसा लगाया हो, तो आप उस म्यूचुअल फंड से वो उसको जो पेपर्स को खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट में एंड म्यूचुअल फंड्स को भी घाटे ना हो, म्यूचुअल फंड्स को भी दुकानें बंद ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये बैंक्स को कहा गया, निर्देश दिया गया। ओके, अब लेकिन रिस्पांस कैसा रहा बैंक्स? तो अब देखें तो बैंक्स ने तो सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए के आसपास ही उठाने आए, 50,000 करोड़ तक की लिमिट थी पहला दिन जब देखा गया, तो मतलब बहुत ही लिमिटेड रिस्पांस है ऐसा। अदरवाइज तो लाइन लगनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं लगी लाइन? तो यहाँ पर अब ये जो रिस्पांस लो क्यों रहा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखते हैं इसको। देखो, जो पहली बात तो ये कि आरबीआई ने इसको बैंक्स के थ्रू एक्सटेंड किया। अब देखो जो बैंक्स हैं इंडिया में इस वक्त एनपीए, क्राइसिस, ये वो, इसके बाद तो इतना डर चुके हैं, बिल्कुल ही रिस्क एवर्स मोड में रहते हैं वो, कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। एंड उसके बाद जब गलती हो जाती है, मान लो कि उन्होंने उस वक्त तो अगर सही कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन आफ्टरवर्ड जब गलती हो जाती है तो उनकी बहुत क्वेश्चनिंग होती है, और हमारे देश में तो मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं। तो इसलिए बैंक्स तो चाहते ही नहीं किसी तरह का रिस्क लेना, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें 4 पैसे हमें नहीं कमाने, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे फालतू का ये वाला। एंड देन उसके बाद जो हमने देखा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू में कि जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ही ऐसी जगहों पे पैसा लगाया हुआ उन्होंने, जो फंड्स ने भी, जो कि बहुत ही या तो लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हैं या फिर इलिक्विड फंड्स हैं। तो इसलिए अगर उसमें पैसा लगा भी देंगे, बैंक्स को कुछ वहां से मुनाफा कमाने का कुछ खास आसार नजर नहीं आता, तो इसलिए इलिक्विड फंड्स में पैसा लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। एंड देन उसके बाद देखें, अगर जो म्यूचुअल फंड्स हैं पर्टिकुलरली, वो भी क्या कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स भी कह रहे हैं कि हमें रिडेम्पशन का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको पैसा चाहिए, जॉब चली गई या फिर अभी इनकम नहीं आ रही, तो उनको रिडेम्पशन का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो वो तो अपने जो बॉन्ड्स को, पेपर्स को बेचेंगे एंड इसको रिडीम करेंगे। तो इस कारण से बैंक्स वैसे भी जो अभी थोड़ा जो चाहते नहीं इन्वेस्ट करना है ऐसी चीज़ों में जिनका कोई फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, तो इसलिए डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं मार्केट में, तो इसलिए बैंक्स वैसे भी इनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्स रहा हमारा लो। ओके, क्या किया जा सकता है दोस्तों? किया तो यही जा सकता है कि अभी आरबीआई ने बहुत ही अच्छा वैसे कदम उठाया, लेकिन उसके बावजूद हमें डीपर लेवल पर कॉर्पोरेट बॉन्ड को डेवलप, मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। हमने इस पे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, आप सर्च करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मैंने मेंस में सवाल भी डिस्कस किया था ये, तो आपको ये मिल जाएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एंड देन दोस्तों हम बहुत सी और कमेटीज ने जैसे बताया हुआ कि ना, जैसे आप सेपरेट आपने डिपॉजिटरीज क्यों रखी हुई है बॉन्ड एंड इक्विटीज की, कि ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन को टाप रखना, पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्शन देखना कि कौन सी कहां पे कितनी एक्टिविटी है, कहां लिक्विडिटी है, कहां नहीं, मार्केट डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी, कुछ भी करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इनको मर्ज करना चाहिए, ठीक है, और इसलिए जो रिटेल का एक्सेस भी थोड़ा जो देना चाहिए बॉन्ड मार्केट में भी अच्छे लेवल पर, ताकि और मार्केट डीप हो, ताकि और पार्टिसिपेंट आए, लिक्विडिटी क्राइसिस खत्म हो। तो यही बस ऐसे कुछ सजेशंस हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे पेपर में, हमें जो ताकि हमें क्रैक भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बस अभी जो कुछ चीज़ें बहुत ही थोड़ी, लेकिन मेंस ओरिएंटेड, लेकिन मेंस तक तभी जब हम पहले प्री क्रैक करें। प्री क्रैक करने के लिए हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया आपके लिए, क्रैश कोर्स बनाया, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम एक सपना है, उस सपने को पूरा कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नथिंग लाइक टेस्टिंग योरसेल्फ। टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारी मजबूत है, कौन सी चीज़ हमारी जो वीक है, उस पर काम करें। बहुत से टेस्ट हमने बनाए हैं, अभी फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट, उसके पहले जो सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट में अपने आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि कौन सा हमारा सेक्शन मजबूत है, कौन सा वीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन कीजिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, एंड इससे हमें भी वर्किंग कैपिटल मिलता है। जब आप इतना काम, जैसे आप कुछ खरीदते हैं, अगर हमने इसको बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बनाया है यहाँ पर, एंड हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक यहाँ पर पहुंचे ताकि हमारा भी वर्किंग कैपिटल चलता रहे। ऑलराइट दोस्तों, बाकी हमारे पीडीएफ एक्सेट्रा सभी sleepyclasses.com पर अवेलेबल हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी चीज़ें शेयर करते रहे, बहुत रेगुलरली शेयर कर रहे हैं। अब तो पीडीएफ सारे शेयर हो जाते हैं हर एक लेक्चर के बाद। ठीक है दोस्तों, बाकी करंट अफेयर्स पर ध्यान बनाए रखिए, सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है पूरी की पूरी तैयारी का। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।